तो विकास भैया क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं, ये जो भी पेपर दिख रहा है इसका हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, ये ईवीएस का है, एनवायरनमेंट का है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। पहले तो हम लोग पेपर देखते हैं कि कैसा पेपर आने वाला है। प्रतिदर्श प्रश्न पत्र मॉडल क्वेश्चन पेपर 1। तो आइए देखते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं 8 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे रहेंगे 12 और आपको करने होंगे सिर्फ 8। ठीक, और ये होंगे 2 मार्क्स के, मतलब कि आपको 3-4 लाइन 5 लाइन में इसका उत्तर देना होगा। तो सबसे पहले क्या क्वेश्चन पढ़ लें। निर्वहन विकास किसे कहते हैं? अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? जीवाश्म ईंधन के 2 हानिकारक प्रभाव, 4 नवीकरणीय संसाधनों के नाम, सामाजिक वानिकी किसे कहते हैं? ऊर्जा किसे कहते हैं? पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या है? देखो ये सब का आंसर बाद में है। ठीक है, आंसर यहीं पे है। ये मैं अभी क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोग देखिए कि आपको कौन कौन सा क्वेश्चन का आंसर आता है और कौन कौन सा नहीं आता है। तो देखो, ऊर्जा किसे कहते हैं? पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या है? परंपरागत ऊर्जा के स्रोत किसे कहते हैं? गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत क्या है? जैव आवर्धन किसे कहते हैं? कार्बन फुटप्रिंट क्या है? निर्वहन विकास। अब यहाँ पर आएंगे, निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर दो। दिए रहेंगे आपके 6 प्रश्न और आपको लिखने कितने हैं? सिर्फ 4। ठीक है, तो कौन कौन से हैं? निर्वहन विकास की अवधारणाओं को वर्णन कीजिए। निर्वहन उपभोग की अवधारणा क्या है? समझा कर लिखिए। वर्तमान और भविष्य के लिए जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए निर्वहन विकास की आवश्यकता क्यों है? समझाइए। जीवाश्म ईंधन से आप क्या समझते हो? विभिन्न प्रकार के जीवाश्म ईंधन का वर्णन कीजिए एवं उनके उपभोग से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का उल्लेख कीजिए। सौर जल हीटर और सौर कुकर से आप क्या समझते हैं? ये पारिमेट्रिक किस प्रकार से हैं? जीवाश्म ईंधन के संरक्षण और उचित उपयोग से आप क्या समझते हैं? इसके पर्यावरण दुष्परिणाम का क्या है? अब आइए चलिए उत्तर में आते हैं, जो आप लोग को इंतजार कर रहे थे या फिर आप लोग स्किप कर दिए होंगे। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं निर्वहन विकास क्या है। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? तो ऐसा विकास जो वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करे लेकिन भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों से समझौता ना करे, उसे निर्वहन विकास कहते हैं। तो निर्वहन विकास किसे बोलेंगे? एक ऐसा विकास हो कि हम लोग तो अच्छे से जी रहे हैं लेकिन आने वाली जो पीढ़ी है वो भी अच्छे से जी। जैसे कि क्या हो जाता है, हम लोग जल का जो अभी इस्तेमाल करते हैं, पानी का इस्तेमाल हम लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो अगर ऐसे हम लोग जल का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारे बच्चे के बच्चे के बच्चे को क्या होगा? पानी पूरा खरीदना पड़ जाएगा। अभी हम लोग पानी खरीद के ही पीते हैं ज़्यादातर, बाहर निकलते हैं तो, कहीं कि अच्छा पानी बाहर में उपलब्ध नहीं होता। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बाद में सारा पानी ही खरीदना होगा। घर में खाना बनाने के लिए पानी खरीदना होगा तो पूरा ही पानी खरीदना होगा। तो हम लोग ऐसा विकास का सिस्टम लाए कि हम लोग का भी विकास हो, पर्यावरण को भी क्षति ना पहुंचे। अगर ऐसा विकास हो रहा है तो हम लोग बोलते हैं कि वो निर्वहन विकास है। ठीक है, अनवीकरणीय संसाधन क्या है? देखो, अनवीकरणीय अनवीकरणीय संसाधन जिसका नवीकरण न किया जा सके। ठीक है, नवीकरण माने जो नया नया साधन है वो, और अनवीकरण जो नया साधन नहीं है, जो पुराना साधन है। पुराना साधन क्या है? कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस। तो वे प्राकृतिक संसाधन जो सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं और दोबारा नहीं बन सकते, जैसे कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस। तो अनवीकरणीय संसाधन कौन सा? कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, जो कि पहले से हम लोग इस्तेमाल करते आ रहे हैं। नवीकरण मतलब जो नया संसाधन है। देखो यहीं पे क्वेश्चन दिया है, नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? तो वे संसाधन जो प्राकृतिक रूप से पुनः उत्पन्न हो सकते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, जो कभी खत्म ही नहीं होंगे। जो नया नया हम लोग संसाधन खोजे हैं उसको हम लोग बोलेंगे नवीकरणीय संसाधन। ठीक है, तो ये सब हम लोग पढ़ते ही आ रहे हैं बचपन से, तो हम लोग आप लोग को पता होना चाहिए। जीवाश्म ईंधन के 2 हानिकारक प्रभाव को लिखिए। जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन क्या होगा? वही पेट्रोल, डीजल, ये सब किससे बनता है? जो पेड़ पौधा दब गया था, कोई जीव जब दब गया था, वही सबका शरीर से तो ये सब बना है, कार्बन से। तो वायु प्रदूषण और ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन। जीवाश्म ईंधन के 2 हानिकारक क्या है? तो अगर जीवाश्म ईंधन को हम लोग जलाते हैं, कोयला को जलाते हैं, ये सब जलाते हैं, तो उसमें से क्या निकलता है? बहुत हवा प्रदूषण माने वायु प्रदूषण होता है। ग्रीन हाउस गैसें उससे निकलती हैं। ठीक है, अम्लीय वर्षा और जलवायु परिवर्तन। अब जो उससे गैसें निकलती है, जब बारिश होता है तो वो गैसें बारिश के साथ मिलके सल्फ्यूरिक एसिड बना देती है। सल्फर गैस निकला ये सब जलाने से, तो यही सब होता है। तो जीवाश्म ईंधन के 2 हानिकारक प्रभाव, वायु प्रदूषण और ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है, और अम्लीय वर्षा और जलवायु परिवर्तन का भी कारण ये बन जाती है। तो 2 हानिकारक की जगह 4 को लिख दिया गया है, तो आप लोग 4 को ऐसे लिख दीजिएगा, सही है। ठीक है,
4 नवीकरणीय संसाधनों के नाम लिखो। नवीकरण जो नया-नया है, तो नया-नया कौन-कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, जैव ऊर्जा। जैव ऊर्जा क्या है? देखो ऊर्जा कैसे बनाया जाता है? हम लोग सुने ना कोयला से क्या बनाया जाता है? बिजली बनाया जाता है। लेकिन कोयला से बिजली कैसे बनेगा भाई? ठीक, तो कोयला से बिजली नहीं बनता है। कोयला को जलाते हैं, पानी को भाप बनाते हैं, कोयला के ऊपर कोयला नीचे है, कोयला से हम लोग पानी को गर्म करते हैं, पानी क्या होगा? गर्म होगा तो भाप बनेगा। वो भाप एक पतला सा पाइप से निकालते हैं, जो कि पाइप एक पंखे को घुराता है। वो हवा जैसे हम लोग का बचपन में नहीं खेलते थे, हवा आता था तो पंखा घूमने लगता था, वैसे एक मोटर में पंखा लगा है, ठीक है। तो मोटर का जो पंखा जब घूमता है तो मोटर के उल्टे तरफ से बिजली बनता है। तो जो लड़के होंगे उन लोगों को पता होगा कि मोटर को इस तरफ से घुमाने से पीछे से बिजली बनता है, काहे कि वो लोग बचपन में खेले हैं सब चीज़ से। तो 4 नवीकरणीय संसाधन क्या है? तो जैव ऊर्जा। जैव ऊर्जा का क्या कर सकते हैं? जो जैव पदार्थ है जैसे गोबर-वोबर हो गया, उसको जला के पानी को गर्म करेंगे, पानी को गर्म करके भाप बनाएँगे, भाप बना के उस टरबाइन को घुमाएँगे, ठीक है। जल ऊर्जा कैसे इस्तेमाल करते हैं? तो पानी बह रहा है और वहीं पे क्या लगा दिए? वो पंखा लगा दिए। पानी ऐसे बह रहा है और ये पंखा घूम रहा है और इसी से क्या बन रहा है? हम लोग का बिजली बन रहा है। पवन ऊर्जा, हवा चल रहा है। सौर ऊर्जा क्या पता कैसे बनाता है ये लोग? सौर ऊर्जा से एक होता है कुछ, ये तो नहीं पता कैसे, माने ये सब है, इससे नवीकरण संसाधन बनते हैं। सामाजिक वानिकी किसे कहते हैं? देखो सामाजिक वानिकी का अर्थ क्या होता है? समाज के लोगों द्वारा वृक्षारोपण कर पर्यावरण को संरक्षित करना और संसाधन उपलब्ध कराने को ही क्या कहा जाता है? सामाजिक वानिकी। तो सामाजिक वानिकी क्या है? सामाजिक वानिकी का अर्थ है समाज के लोगों द्वारा वृक्षारोपण करके पर्यावरण को संरक्षित करना, इस क्रिया को ही बोलते हैं सामाजिक वानिकी। ऊर्जा किसे कहते हैं? तो किसी कार्य को करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। हम लोग कार्य कर रहे हैं और कार्य करने की जो क्षमता है कि हम इतना काम कर सकते हैं, कोई बोला हम इतना काम कर सकते हैं, कोई बोले इतना काम कर सकते हैं, इसके पास ऊर्जा ज़्यादा है, काम करने की क्षमता ज़्यादा है, तो इसका ऊर्जा ज़्यादा है, ठीक है। जिसका ऊर्जा कम है तो उसके पास जो काम कम कर पाता है उसका पास ऊर्जा कम है, ठीक है। यह विभिन्न रूपों में होती है, जैसे विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा और सौर ऊर्जा। तो यहाँ पर इंसान की ऊर्जा की बात नहीं हो रहा है, यहाँ पर विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, सौर ऊर्जा, इंसान का भी ऊर्जा होता ही है, ठीक है। आगे देखते हैं, पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या है? तो पृथ्वी पर एकमात्र ऊर्जा का स्रोत है सूर्य, ठीक है। तो सूर्य से जो रोशनी आ रहा है यही पूरे पृथ्वी को ऊर्जा दे रहा है। हम लोग को भी जो ऊर्जा मिल रहा है ये अल्टीमेटली हम लोग को सूरज का धूप ही मिल रहा है। हम जो आपके सामने बोल पा रहे हैं, आप जो पढ़ पा रहे हैं, ये सब के लिए जितना ऊर्जा लग रहा है हमारे शरीर में, तो हम लोग के लिए तो ऊर्जा लगेगा ही। हम लोग भी क्या है, एक मशीन है। जैसे फ़ोन को चलाने के लिए बैटरी लगता है, बैटरी में चार्ज लगता है, चार्ज इसका क्या ऊर्जा है, बिजली इसका ऊर्जा है। वैसे हम लोग का शरीर के अंदर भी एक ऊर्जा है, ठीक है। तो हम लोग भी एक क्या है, मशीन के तरह ही है, ठीक है। और ये मशीन को पावर कौन दे रहा है? तो सूर्य दे रहा है। अब वो एक लंबा प्रोसेस है कि कैसे सूर्य से हम लोग के पास ऊर्जा पहुंचता है। हम लोग डायरेक्ट सूर्य से ऊर्जा नहीं ले सकते हैं, पेड़ पौधे डायरेक्ट सूर्य से ऊर्जा ले सकते हैं, लेकिन पेड़ पौधे जो सूर्य से ऊर्जा लेके उससे जो पेड़ पौधा उससे जो फल बना है और उस फल सब्जी वब्जी को खाएं, तो सूरज का ऊर्जा से लोग क्या बनाया? फल, और वो वाला हम लोग खा लिए, ठीक है। तो इससे हम लोग के पास भी ऊर्जा आ गया। परंपरागत ऊर्जा स्रोत किसे कहते हैं? तो परंपरागत वे ऊर्जा स्रोत जो लंबे समय से उपयोग किए जा रहे हैं उसे बोलते हैं परंपरागत। देखो वही अनवीकरणीय और परंपरागत ऊर्जा स्रोत एक ही है। परंपरा मतलब कि कई परंपरा से चला आ रहा है। परंपरा शब्द का मतलब ये होता है तो कि जो वर्षों से चला आ रहा है, ठीक है। तो जो वर्षों से चला रहा है, परंपरागत माने जो पारंपरिक रूप से चलते आ रहा है, हम लोग इस्तेमाल करते रहे हैं, जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस, ये सब है। गैर परंपरागत क्या होता है स्रोत? जिसको हम लोग बहुत सालों से ये इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, अभी हाल फिलहाल में इस्तेमाल करना स्टार्ट किया है, जिसको सभी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। वे ऊर्जा स्रोत जो पर्यावरण के अनुकूल होते हैं और नवीकरणीय होते हैं। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वार ऊर्जा, इन सबको क्या बोलते हैं? गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहते हैं। तो जो यहाँ पर हम लोग बताए थे, कौन सा, तो कहाँ गया? नवीकरणीय संसाधन, वही हो जाएगा क्या हम लोग का? गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, ठीक है। जैव आवर्धन किसे कहते हैं? तो देखो जैव आवर्धन क्या है? जब जहरीले पदार्थ खाद्य श्रृंखला में ऊपर की ओर बढ़ते हैं और उच्च स्तर के जीवों में अधिक मात्रा में एकत्रित होते हैं, तो उसे जैव आवर्धन कहते हैं। जब जहरीले पदार्थ खाद्य श्रृंखला में ऊपर की ओर बढ़ते हैं और उच्च स्तर के जीवों में अधिक मात्रा में एकत्रित हो जाते हैं,
तो ये तो उत्तर हम बाद में समझा देंगे, ठीक है। जयवर्धन क्या है, अलग से वीडियो बना देंगे, ठीक है। कार्बन फुटप्रिंट क्या है? किसी व्यक्ति, संगठन या देश द्वारा उत्पन्न कुल ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा को कार्बन फुटप्रिंट कहा जाता है, ठीक है। किसी व्यक्ति, संगठन या देश द्वारा उत्पन्न कुल ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा को कार्बन फुटप्रिंट कहा जाता है। निर्वहन विकास की अवधारणा का वर्णन कीजिए। तो देखो निर्वहन विकास क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हम लोग स्टार्टिंग में ही 2 मार्क्स के लिए लिखे, लेकिन अभी अगर यहाँ पे क्या आ गया 4 मार्क्स का है, 4 मार्क्स के लिए आएगा तो क्या करेंगे। तो देखो निर्वहन विकास वह प्रक्रिया है जिसमें वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है, लेकिन भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों से समझौता नहीं किया जाता। इसका उद्देश्य पर्यावरण, समाज और अर्थव्यवस्था के बीच संतुलन बनाए रखना है। यह प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, प्रदूषण को कम करने, जैव विविधता की रक्षा करने और ऊर्जा को दक्षता से बढ़ावा देने पर केंद्रित है। उदाहरण के लिए अक्षय ऊर्जा स्रोत जैसे सौर, पवन, जो कभी खत्म नहीं होंगे, का उपयोग, जल संरक्षण, पुनर्चक्रण और टिकाऊ कृषि पद्धति पर अपनाकर हम निर्वहन विकास हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब तरीका है। रिसाइकलिंग क्या होता है, एक ही चीज़ को हम लोग फिर से यूज़ किए, फिर उसको इस डस्टबिन में डाले, मैंने डस्टबिन में, फिर उसको फिर यूज़ किया, मैंने रिसाइकलिंग, ठीक है। जैसे लोहा खराब हो गया, लोहा को दे दिए गला के, फिर से दूसरा चीज़ बन गया, ठीक है। यह न केवल पर्यावरण की रक्षा करता है बल्कि आर्थिक विकास को भी सुनिश्चित करता है। आगे देखते हैं निर्वहन उपभोग की अवधारणा क्या है। तो निर्वहन उपभोग का अर्थ संसाधनों का इस तरह उपयोग करना कि ये पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए और भविष्य में भी उपलब्ध रहे, ठीक है। निर्वहन उपभोग की अवधारणा सेम है, वही है, इसमें ज़्यादा कुछ पूछने के लिए है नहीं। किताब भी जो कोई खरीदे होंगे देखिए कि एकदम बड़ा बड़ा करके लिखा हुआ है, कि ज़्यादा टॉपिक ही नहीं है। यह अनावश्यक अपव्यय को रोकने और प्राकृतिक संसाधनों का संतुलन करने पर बल देता है। इसमें ऊर्जा की बचत, जैविक कृषि, पुनर्चक्रण, पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों का उपयोग और प्लास्टिक की खपत को कम करना शामिल है। उदाहरण के लिए एलईडी बल्बों का उपयोग, पानी की बर्बादी रोकना, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग और कार्बन फुटप्रिंट को कम करना। यदि हम निर्वहन उपभोग को अपनाएंगे तो पर्यावरण संरक्षण में योगदान दे सकते हैं और भावी पीढ़ियों को सुरक्षित संसाधन उपलब्ध करा सकते हैं। देखो है क्या निर्वहन उपभोग, आपको पता है कि निर्वहन उपभोग का संसाधन का इस तरह से उपयोग करना। संसाधन क्या होता है, आप लोग को ये डाउट होना चाहिए। संसाधन वो सभी चीज़ें जिसका हम लोग यूज़ करते हैं, वो सभी क्या है, संसाधन है। जैसे किताब हम लोग यूज़ करते हैं तो हम लोग के लिए क्या है, ये बहुत जरूरी संसाधन है, ठीक है। तो पेन वेन हम लोग जो चीज़ का इस्तेमाल करते हैं वो सभी हम लोग के लिए क्या है, संसाधन है, ठीक है। तो हम लोग अगर संसाधन का सही इस्तेमाल करें, हमको लगेगा 1 पेन, हम खरीद ले 10 पेन, 9 गो पेन फेंक दिए, 1 गो पेन से लिख रहे हैं और 9 गो पेन खराब हो गया, तो ये क्या कर रहे हैं, हम संसाधन का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक। तो संसाधनों का सही उपयोग करना चाहिए, संसाधनों का इस तरह उपयोग करना है कि पर्यावरण को भी नुकसान ना पहुंचे और भविष्य में उपलब्ध रहे। यह अनावश्यक अपव्यय को रोकने और प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित उपयोग करने पर बल देता है। इसमें ऊर्जा की बचत, जैविक कृषि, पुनर्चक्र ये सब शामिल है। आप लोग पढ़ लीजिएगा, जो नहीं समझ में आएगा कमेंट कर दीजिएगा और हम फिर से उसका वीडियो बना के आप लोग को दे देंगे। अच्छा यहाँ पे इतना गैप काहे दिया है, काहे कि हम आपको लोग को बताना चाहते हैं कि जब भी एग्जाम दीजिएगा तो जब आंसर यहाँ पे खत्म हो ना, उसके जस्ट 1 लाइन बाद आंसर लिखना स्टार्ट मत कीजिएगा। आपको क्या करना है, थोड़ा गैप देना है, ठीक है, इतना गैप देना है, उसके बाद से आंसर लिखना है, ठीक। और आंसर जो लिखिएगा नंबर दीजिएगा, जैसे यहाँ पे पूछा ना निर्वहन उपभोग की अवधारणा क्या है, समझा कर लिखिए, तो आप हेडिंग दीजिएगा निर्वहन उपभोग की अवधारणा, उसके बाद आंसर लिखना स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। हेडिंग देना जरूरी है ताकि एग्जामिनर को पता रहे कि आप कौन सा आंसर देख रहे हो, उसको बार बार क्वेश्चन पेपर में नहीं देखना पड़े, आपको देखे कि निर्वहन उपभोग की अवधारणा, हाँ हेडिंग दे दिया ऐसा और उसके बाद लिख रहे हैं कि निर्वहन उपभोग का अर्थ है संसाधनों का इस तरह उपयोग करना। एग्जामिनर खुश होगा। जितना आप लोग एग्जामिनर को आसान करके देंगे पेपर, उतना एग्जामिनर आपको मार्क्स देगा, ठीक है। वर्तमान और भविष्य के लिए जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए निर्वहन विकास की आवश्यकता क्यों है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि निर्वहन विकास की आवश्यकता, ठीक है। अच्छा, वर्तमान और भविष्य के लिए जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, जीवन की गुणवत्ता क्या होता है कि हम लोग पहले कैसे जीते थे। एक झोपड़ी वाला घर था, ठीक है, उसमें मिट्टी का घर होता था, पानी आने से बह जाता था, बाढ़ आने से मिट्टी गिर रहा है, ऊपर से पानी टपक रहा है, ये क्या था, पहले का घर था। लेकिन आज का घर क्या है, अच्छा है, हमारा क्या है, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड पहले से बढ़ा है। पहले कपड़ा कैसा होता था, एकदम पुराना टाइप का, अभी हम लोग कैसा कपड़ा पहन रहे हैं, पहले से अच्छा हुआ है ना, ठीक है। तो यही क्या है, जीवन की गुणवत्ता। अभी घर में पंखा है, सब घर में,
जब एसी हो जाएगा तो हम लोग बोलेंगे कि जीवन की गुणवत्ता और बढ़ गया, तो ये होता है जीवन की गुणवत्ता। और अगर निर्वहन विकास क्यों जरूरी है जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए, तो देखो हम लोग पर्यावरण को गंदा करते रहेंगे तो हम लोग क्या ठीक से सांस ले पाएंगे? ठीक से सांस नहीं ले पाएंगे तो क्या हम लोग का शरीर ठीक रहेगा? और हम लोग क्या शरीर अगर ठीक नहीं रहेगा तो क्या हम लोग एक बेहतर ज़िंदगी जी पाएंगे? नहीं, बेहतर ज़िंदगी का सवाल ही नहीं आता जब तक हम लोग का शरीर ठीक नहीं है। शरीर जब तक स्वस्थ नहीं है तो हम लोग कैसे ज़िंदगी जी पाएंगे? पैसा बहुत है लेकिन शरीर नहीं है। तो गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए निर्वहन विकास की आवश्यकता क्यों है, देखते हैं। वर्तमान में अभी का समय और भविष्य में जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए संसाधनों का सतत उपयोग और पर्यावरण संरक्षण आवश्यक है। यदि हम प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन करेंगे तो जल संकट, ऊर्जा की कमी और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्या बढ़ेंगे। यदि हम लोग प्राकृतिक संसाधनों का बहुत ज़्यादा उपयोग करेंगे, कोयला जलाते रहें, जला रहे हैं, बहुत गंदा हो जाएगा आसमान, ठीक है। तो जल संकट, अब उससे बरसात होगा, बरसात का पानी क्या होगा, बोले ना ये धुआं मिलने के बाद बरसात का पानी एसिड बन जाता है, एसिड, तो वो सब क्या खराब है। निर्वहन विकास स्वच्छ जल, स्वच्छ हवा, हरित ऊर्जा और स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करता है। उदाहरण के लिए जैविक खेती, अगर हम लोग जैविक खेती कर रहे हैं, माने जैविक खेती क्या होता है कि हम लोग अच्छा से खेती कर रहे हैं, माने उसमें से कीटनाशक नहीं दे रहे हैं, दूसरा दवाई नहीं छिड़क रहे हैं, इससे क्या होता है जहरीला हो जाता है खाना। हम लोग जैविक खेती कर रहे हैं, खुद से उगा रहे हैं बढ़िया से। वृक्षारोपण, पेड़ रोप रहे हैं, ठीक है। नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत का दो उपयोग, ऊर्जा स्रोतों का उपयोग और कचरा प्रबंधन से पर्यावरणीय समस्याएं को कम किया जा सकता है। यदि हम सतत विकास की ओर अग्रसर होते हैं तो हमारी आने वाली पीढ़ियां भी स्वस्थ और सुरक्षित जीवन जी सकेंगे। अगर हम लोग ऐसा जीवन जी रहे हैं निर्वहन विकास वाला, तो हम लोग का जो शारीर स्वच्छता है, स्वस्थ है, हम लोग का जो शरीर है वो और अच्छा रहेगा, ठीक है। स्वास्थ्य और अच्छा रहेगा तो जिससे हम लोग का जीवन स्तर स्वास्थ्य से ही संबंधित है, ठीक। यहाँ पर देखिए खाली छोड़ दीजिए कि एग्जामिनर क्या करें, नंबर दे पाए, यहाँ पर उसको थोड़ा खाली जगह, और आपने दूसरा आंसर स्टार्ट किया उसको पता रहा, सटा के लिखने से उसको लगता है वही है, एक बार सही करके नंबर देता है। जीवाश्म ईंधन से आप क्या समझते हैं? विभिन्न प्रकार के जीवाश्म ईंधनों का वर्णन कीजिए एवं उनके उपभोग से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का उल्लेख कीजिए। तो देखो जीवाश्म ईंधन से आप क्या समझते हैं? जीवाश्म ईंधन वे ईंधन है जो लाखों वर्षों में जीवों के अवशेषों से बने हैं। जैसे कोयला कैसे बना है पता है आप लोग को? जब पेड़ पौधा भूकंप आया, कुछ भी हुआ, दब गया मिट्टी के नीचे, उसका ऊपर और मिट्टी आ गया, और मिट्टी जब लाखों साल हो जाता है तो लाखों साल बाद वही जो पेड़ का जो तना था वो कोयला बन गया है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं जीवाश्म ईंधन। जो ये किससे बनता है? ये जो लाखों वर्षों में जीवों के अवशेषों से बने होते हैं, ठीक है। इनके मुख्य प्रकार हैं, जैसे कोयला, इसका उपयोग क्यों किया जाता है? विद्युत उत्पादन और उद्योगों में प्रयोग होता है। यहाँ पर लिखा है ना, विभिन्न प्रकार के जीवाश्म ईंधनों का वर्णन कीजिए, उनके उपभोग से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का उल्लेख कीजिए। तो कोयला विद्युत उत्पादन और उद्योगों में प्रयोग होता है। पेट्रोल और डीजल परिवहन और मशीनों में उपयोग होता है। प्राकृतिक गैस खाना बनाने और उद्योगों में प्रयोग होता है। इनके अधिक उपभोग से वायु प्रदूषण, अम्ल वर्षा, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इनके स्थान पर सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और बायोगैस जैसी नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग किया जाना चाहिए, ठीक है। सौर जल हीटर और सौर कुकर से आप क्या समझते हो? ये पर्यावरण के अनुकूल कैसे हैं? तो सौर जल हीटर नाम से समझ में आ रहा है कि ये क्या होगा? सौर जल हीटर सूर्य की उष्मा से पानी को गर्म करने का एक उपकरण है। इसका उपयोग घरों, होटलों और उद्योगों में किया जाता है। सूरज का धूप आ रहा है, उससे क्या हो रहा है? पानी गर्म हो रहा है, अलग सा व्यवस्था बनाया गया है। सौर कुकर एक ऐसा उपकरण है जो सूर्य के प्रकाश से भोजन पकाने में मदद करता है। यह ईंधन की खपत को कम करता है। तो सौर कुकर क्या है? धूप लेगा, धूप से ही गर्मी को एक जगह इकट्ठा करेगा और उससे खाना बनाने में मदद करेगा। ये दोनों ही पर्यावरण के अनुकूल है क्योंकि इसमें जीवाश्म ईंधन की आवश्यकता नहीं होती, जिससे प्रदूषण कम होता है, होता ही नहीं है प्रदूषण। कार्बन उत्सर्जन घटता है, कार्बन उत्सर्जन कहाँ हो रहा है? नहीं हो रहा, जिससे ग्लोबल वार्मिंग पर नियंत्रण रहता है। यह ऊर्जा का कुशल उपयोग करता है और बिजली की बचत करता है। यह साधन ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में एक सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा का विकल्प प्रदान करता है, ठीक है। इसके बाद ये क्वेश्चन देखते हैं लास्ट, जीवाश्म ईंधन के संरक्षण और उचित उपयोग से आप क्या समझते हैं? तो पर्यावरण और इसके क्या दुष्परिणाम है? तो जीवाश्म ईंधन का संरक्षण इसलिए आवश्यक है
क्योंकि ये सीमित मात्रा में उपलब्ध है और अत्यधिक उपयोग से पर्यावरण को गंभीर क्षति होती है। संरक्षण के उपाय क्या क्या है? तो सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना। हम लोग क्या करते हैं, डीजल उजल बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा उपयोग होता है भारत में। काहे कि भारत की सड़कों पर निकल जाओ, कलकत्ता जाके चल जाओ, कलकत्ता चल जाओ तो वहाँ पे देखोगे क्या कि बहुत ज़्यादा गाड़ी है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में गाड़ी है, ठीक है। और वो गाड़ियाँ क्या कर रही हैं, सब डीजल उजल बढ़ा रहा है और धुआं छोड़ रहा है। अगर और एक जो कार में एक ही आदमी जा रहा है, ठीक है, ऐसा भी देखने को मिलता है, एक कार में एक ही आदमी जा रहा है। अगर वो आदमी एक कार में 3 आदमी जाए, 4 आदमी जाए, भर के जाए तो थोड़ा ठीक लगेगा। तो सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने से क्या होगा, थोड़ा ऊर्जा कमेगा। सब कोई क्या करेगा, बस में चढ़ जाएगा, बस में जाएगा। ऊर्जा दक्ष वाहनों और उपकरणों का उपयोग करना। ऐसे वाहन का उपयोग करेंगे जो कि कम से कम डीजल खाता हो, कम से कम पेट्रोल लेता हो, ठीक है, या फिर बैटरी वाला। नवीकरण ऊर्जा स्रोत, सौर पवन को अपनाना। नवीकरण ऊर्जा स्रोत क्या है, नवीकरण ऊर्जा स्रोत को अपनाना। तो जीवाश्म, तो इसके परिणाम के पर्यावरण दुष्परिणाम क्या है, उचित उपयोग से आप क्या समझते हैं? वृक्षारोपण और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देना। इसके पर्यावरण अच्छा, यहाँ पे संरक्षण, जीवाश्म ईंधन का संरक्षण इस तरीके से हो सकता है, ठीक है, ये संरक्षण का आंसर है। इसके बाद उचित उपयोग से आप क्या समझते हो? अच्छा, इसका उपयोग, उचित उपयोग वही है, यही सब है। और इसके बाद का क्वेश्चन है कि इसके पर्यावरण दुष्परिणाम क्या क्या है जीवाश्म ईंधन को जलाने से। तो पर्यावरण दुष्परिणाम क्या क्या है? वायु प्रदूषण और अम्ल वर्षा से जैव विविधता पर प्रभाव पड़ता है। कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करने पर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है। प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि होती है। इसलिए जीवाश्म ईंधनों का विवेकपूर्ण उपयोग और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को अपनाना बहुत जरूरी है। और अब यहाँ से स्टार्ट होता है हम लोग का दूसरा मॉडल क्वेश्चन पेपर 2। तो हमको ये वीडियो हम थोड़ा देर बाद बना देंगे, ठीक है।